कहानी के बाद ही आपकी जिंदगी बदलेगी। और इस कहानी को सुनते सुनते अगर आंखों में आंसू नहीं आ गए तब कहना, तब आपको एहसास होगा कि आप पढ़ना में क्यों, तब आपको एहसास होगा कि आपका पढ़ना क्यों जरूरी है, तब आपको एहसास होगा कि आपका मेहनत करना क्यों जरूरी है, तब आपको एहसास होगा कि सच में पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी क्यों जरूरी है। ये कहानी है एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की, एक कहानी है एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की जिन्होंने अपने दम पे अपने पूरे जिंदगी की कहानी लिखी है। और वो अकेले नहीं बल्कि अपनी बहन को भी उन्होंने आईएएस बनाया। किंजल एंड प्रांजल सिस्टर्स की कहानियां शायद आपने सुनी, अगर आपने नहीं सुनी तो ये कहानी सच में आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। ये कहानी सच में, सच बता रहा हूं, ये कहानी अगर आपने सुन लिया देखो, लेकिन कहानी सुनाने से पहले थोड़ी सी बात जरूर बताऊंगा कि भाई कहानियां इस धरती पे बहुत सारी हैं, कहानियां बहुत सारी हैं, आपने भी सुनी होगी, लेकिन कहानियां सुन लेने भर से, कहानियों को जान लेने भर से मेरी जिंदगी नहीं बदलती साहब। उन कहानियों को सच में जीना पड़ता है, उस कहानियों को सच में अपने लाइफ में उतारना पड़ता है। नहीं तो कहानियां तो खूब सुनी है हमने, कहानियां हमने सुनी है कि वरदराज जब रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ रशरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, तो उन्हें लग गया कि यार एक रशी जब पत्थर पर निशान बना सकता है तो मैं अपनी जिंदगी तो बदल ही सकता हूं। मुझे लोगों ने मंदबुद्धि कहा है, मैं बदलूंगा जिंदगी। ये कहानी जब आपने सुना होगा, ये कहानी जब आपने सुनी होगी, तब इस कहानी का मर्म शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपको इस कहानी का भी मर्म पता चलेगा। आप जब वो कहानी सुने होंगे मांझी द माउंटेन मैन की, उस कहानी को शायद आप जी नहीं पाए। उस कहानी को अगर जी भी होते तो आज इस ऑडिटोरियम में नहीं बैठे होते, आज आप किसी पद पे होते और आप भी प्राउडली किसी स्टेज पे जाकर के लोगों को सक्सेस मंत्रा दे रहे होते। इन कहानियों को आपने सिर्फ सुना है, इन कहानियों को आपने जिया नहीं। कहानियां सुनना, कहानियों के बारे में जानना बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, उन कहानियों को जीना पड़ता है, उन कहानियों को अपने लाइफ में उतारना पड़ता है। ये कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है 12 मार्च 1982, 12 मार्च की कहानी है, 1982 की कहानी है। उस वक्त गोंडा एनकाउंटर केस हुआ था। उस केस में एक डीएसपी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी और उनका नाम था केपी सिंह, उनका नाम था केपी सिंह। बट ये जो एनकाउंटर था एक कंप्लीटली फेक एनकाउंटर था। अब फेक एनकाउंटर कैसे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इस केस का जो जस्टिस है 2013 में आ चुका है, तो सबको इस कहानी के बारे में चीजें मालूम है कि ये कहानी किस तरीके से घटित हुई। अब किसी डीएसपी को गोली मारी गई थी, हत्या की गई थी, और किनके द्वारा करी गई थी, तो उसी पुलिस महकमे के कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई थी। अब आपको लगेगा कि अपने ही साथी की हत्या एक पुलिस ऑफिसर कैसे कर सकता है, जिसके पीछे वजह ये थी कि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतना हाई नहीं था, उस वक्त करप्शन को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। उस वक्त केपी सिंह बेसिकली अपने ही डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शंस लेने वाले थे, क्योंकि उन्हें वो करप्शन में संलिप्त पाए थे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस कि एक फेक एनकाउंटर में इनको मार दिया गया। जब इनको मारा गया था, इनके सीने में जब 2 गोलियां लगी थी, जब ये मर रहे थे, जमीन पे गिर के तड़प रहे थे, तो उस वक्त इनके मुंह से बस इतनी ही सी बात आई थी कि मेरी बेटी, मुझे उसके लिए जीना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो बेरहम जो भी जालिम जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने पिताजी से पहले माफी चाहेंगे क्योंकि पापा जी पुलिस में है, तो थोड़ा सा इस कहानी को लिटरली लिया, मतलब जो ठीक है, पापा भी पुलिस में है एक्चुअली, सब सच में समझ रहे होंगे कि किस कहानी की मैं बात कर रहा हूं और किस तरीके का वहां पे सीन बना होगा। तो अब वो मर गए, गुजर गए। उसके बाद उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो उसकी किंजल सिंह 6 महीने की मात्र थी। अब इनके घर में सिर्फ इनकी मां है। अब जरा सोचिए कि एक बच्चे के परवरिश के लिए सिर्फ एक मां की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है। एक बच्चे की परवरिश, अरे भाई बाप मां मिलकर के अपने बच्चे की परवरिश सही तरीके से कभी कभार नहीं कर पाते यार, अपनी हिम्मत से जितना हो पाता है करते हैं, बाद में फिर छोड़ देते हैं। तभी तो आपको देखते होंगे कई सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में जाके जगह पे मजदूरी कर रहे हैं। वैसी स्थिति में, वैसे दौर में एक माँ के लिए कितना चैलेंजिंग सिचुएशन रहा होगा कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ वो है और उनकी 6 महीने की माँ बेटी, और कोई नहीं है, उनका परिवार उनका साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं है। लेकिन फिर भी वो औरत हौसला नहीं हारती। विभा सिंह उनका नाम है।
उस औरत को पता है कि एक फेक एनकाउंटर है, उस औरत को पता है कि ये गलत तरीके से मेरे पति को मारा गया। और इतना ही नहीं, पुलिस महकमे किस तरीके से क्रुएलिटी करते थे, ये थोड़ी सी कहानी को बढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा। उस वक्त जब केपी सिंह को मारा गया था, डेड बॉडी आई थी, तो अपने डिपार्टमेंट में बताया गया कि एनकाउंटर। अब एनकाउंटर है तो भाई मारने वाले भी तो लोग चाहिए, मारा कौन? वही पास के गांव से 12 लोगों को पकड़ के लाया गया और सबको मार दिया गया, उनको डाकू डाला कि इस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई। सोचिए कि कितनी क्रुएलिटी हुई होगी। इस कहानी को सच में फील कीजिएगा। जब किंजल सिंह थोड़ी बड़ी हो रही थी तो बच्ची पूछती है माँ से कि मम्मा पापा कहाँ है? तो माँ कहती है कि पापा तुम्हारे चांद पे गए, पापा तुम्हारे चांद पे गए। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है ये सवाल बढ़ता जाता है। बच्ची कहती है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। एक वक्त ऐसा आता है, 5 साल की बच्ची हो जाती है, तब ऐसा हो जाता है कि अब बताना ही पड़ेगा। इस पूरी कहानी को उनको नरेट किया जाता है, किंजल को सारी कहानी बताई जाती है। और किंजल जब सारी कहानी सुनती है तो उस 5 साल की बच्ची के आंखों में वो आग, वो उबाल आता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो अपने पिताजी के खून का बदला लेना है। और वो अपनी माँ के साथ, माँ केस करने जाती है लेकिन केस कोई रजिस्टर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि ऑलरेडी उस केस में कई सारे पुलिस ऑफिसर संलिप्त थे, तो अपने डिपार्टमेंट की बदनामी में उसने केस रजिस्टर नहीं किए जाते। डायरेक्टली इनकी माँ को दुत्कार के भगा दिया जाता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ का वो हौसला, माँ का वो जुनून, एक लड़की के लिए सच बताओ, एक लड़की के लिए सच बताऊं, अगर उनका शौहर उजड़ जाता है, अगर उनका पति मर जाता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होता है कि चाहे कुछ भी हो, अपने पति के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। जो हमने अपने लाइफ में इतने सालों की जिंदगी में जो मैंने फील किया पर्सनली, वो मैं बता रहा हूं। उनकी माँ हाई कोर्ट तक जाती है, हाई कोर्ट में केस दर्ज होता है, ट्रायल शुरू होते हैं। जब भी बुलाया जाता है कोर्ट में ये जाती है, वाराणसी से दिल्ली आती है, जाती है, आती है, और इसी में पूरी जिंदगी कट रही होती है। अब 5 साल की बच्ची भी उनके साथ जाना आना शुरू कर देती है। एक वक्त ऐसा आता है इनकी जिंदगी में कि अब बच्चियों की पढ़ाई थोड़ी ठीक ठाक स्कूल में करवाया जाए, किंजल के एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि एक ऐसी लड़की जिसकी परवरिश इस माहौल में हो रहा है, कैसे मेहनत करेगी, कैसे पढ़ाई करेगी उस लेवल से? हमें तो सब मिल रहा है, मुझे तो माँ बाप का साथ है, माँ बाप पैसे भेज देते हैं महीने के अंत में कि बेटा जा पढ़, लेकिन बेटा क्या करे, उड़ा दे, उसकी मर्जी। लेकिन माँ बाप तो पैसे भेजते हैं ना, माँ बाप को खेत बेच के पैसे भेजने की जरूरत पड़े, भेजते हैं। माँ बाप है, जिंदा सब कुछ है, लेकिन उस बच्ची के लिए कितना चैलेंजिंग मोमेंट रहा हो। कहा जाता है कि अगर बाप नहीं हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, और शायद इसका कुछ अंश उनमें भी देखने को मिला कि 9वीं फेल कर गई, 10वीं फेल कर गई। अपना जो सेंटअप एग्जामिनेशन होता है उसमें प्री बोर्ड जिसको कहते हो, किसी तरीके से अपने प्रिंसिपल्स के मान मनौती करवा करके उनकी मां फिर से री एग्जाम दिलवाती है, इस बार पास होती है। 12th में जाती है, 11th फेल, फिर दोबारा देती है, 12th फेल। इस बार प्रिंसिपल बिल्कुल कहता है कि मैं तो अपने स्कूल से एग्जाम देने ही नहीं दूंगा, लेकिन मां किसी तरीके से मान मनोबल करके एग्जाम दिलवाती है। इस बार कहानी अब मोड़ देती है। इस बार जब वो 12th का एग्जाम देने वाली होती है ना, इस बार उनके मन में पता नहीं कौन सी आग जलती है, कौन सी बत्ती जलती है, कौन सी ऊर्जा आती है, मुझे नहीं पता। पर उस लड़की को लगता है कि इस बार चाहे जो कुछ भी हो, मुझे 12th में टॉप करना है। इस बार चाहे जो कुछ भी हो, मुझे 12th के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। इस बार चाहे जो कुछ भी हो, मुझे अपने ऊपर लगे सारे दाग मिटाने हैं। इस बार चाहे जो कुछ भी हो, मैथ्स की औकात लगानी है, क्योंकि मैथ्स इनको आता ही नहीं था, इसीलिए बार बार ये फेल हो गए। अब इनके मन में आ गया कि मुझे मैथ्स अपना अच्छा करना है। कैसे भाई, कैसे? मैथ्स तो समझ नहीं आता, मैथ्स जो भी पढ़ाते दिमाग में जाता ही नहीं, भेजे में जाता ही नहीं, तो कैसे भाई, कैसे? तो इनके मन में एक ख्याल आता है कि एक तरीका निकालते हैं कि मैथ्स मेरा अच्छा हो जाए। और 12th के मैथ्स में जितने क्वेश्चंस आज तक पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस रट गई। और उसके अलावा टोटल मिला के ये बताती है कि 10,000 ऐसे क्वेश्चंस थे। कितने? 10,000 मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको रट गई। बनाने की बात तो छोड़िए, रट गई। 10,000 क्वेश्चंस को पूरा का पूरा रट गई। जब माँ कहती है बेटी तुम तो कलम उठाती नहीं, मैथ्स कैसे सॉल्व करती हो? बेटी कहती है मम्मा मैं मैथ्स के क्वेश्चन रट जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे से मैथ्स सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती। और वो वाराणसी में 12th के एग्जामिनेशंस में टॉप करती है। जिंदगी बदलती है साहब अगर आप ठान लें, जिंदगी बदलती है साहब अगर आप ठान ले, अगर मान ले, अगर आपके अंदर वो जुनून, वो हौसला, वो पागल बना
अब आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, 10,000 क्वेश्चन रट गई, एग्जाम दे दी। अरे 10,000 जीएस के क्वेश्चन तो नहीं रट पाते हो, 10,000 मैथ्स के क्वेश्चन को रट गई। सोचो कितनी मेहनत करी, सोचो 50 अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं रट पाते हो, वो 10,000 मैथ्स के क्वेश्चन रट जाती। सोचो कितनी मेहनत करा होगा उसने। लेकिन जिंदगी के स्ट्रगल्स यहीं पे समाप्त नहीं होते हैं मेरे भाई। उनकी माँ को लगता है कि मेरी बेटी अब ठीक ठाक पढ़ने लगी है, वाराणसी में जुगल में टॉप कर रही है, मैथ्स से साइंस लेके पढ़ रही है, तो इनको इंजीनियरिंग करवाना चाहिए। माँ को लगता है कि बेटी को इंजीनियरिंग करवाए, बेटी सरेंडर कर देती है कि मेरे से नहीं होगा मम्मा, मैथ तो रट के यहाँ तक बना ली, इसके आगे जिंदगी नहीं चलेगी। इंजीनियरिंग मेरे को समझ में नहीं आती, इंजीनियरिंग मेरे वश का नहीं है, मैथ्स मेरे पाले में नहीं पड़ता, मेरे से इंजीनियरिंग होगा ही। माँ ने इसके धर्म को समझा और माँ ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, क्या करोगे। इसने बोला मुझे लॉ करना है। कहां से करोगे? दिल्ली से करोगे। और दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेती है लॉ में। जिंदगी यहीं पे रुकती नहीं। इनकी बहन का पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, वहां दोनों पढ़ाई कर रही होती है, चीजें चल रही होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। 2004 का वो वर्ष आता है, 2004 वो ईयर आता है जिस वक्त किंजल के फाइनल एग्जाम्स होने वाले। क्या होने वाले? फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। और दूसरी तरफ ये पता चलता है कि इसकी मां को कैंसर। एक तरफ जहां पता चलता है कि इसकी मां को कैंसर है, दूसरी तरफ एग्जाम भी है। ट्रबल तो आएंगे लाइफ में, जिंदगी में परेशानियां तो आएंगी, बट उन परेशानियों से कैसे आप जूझते हो, उन परेशानियों से कैसे आप लड़ते हो, ये आपका अपना स्ट्रगल होगा, ये आपका अपना स्ट्रेंथ होगा। जब परेशानियां आएंगी, जब परिस्थितियां विपरीत होंगी, तो दो स्थितियां उत्पन्न होगी। कोई ऐसा भी होगा जो टूट जाएगा, कोई ऐसा होगा जो रिकॉर्ड तोड़ेगा। आप क्या करेंगे ये डिपेंड करता है कि आप पिटने वालों में से गिने जाओगे या रिकॉर्ड तोड़ने वाले में गिने जाओगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब परिस्थितियां विपरीत होंगी तो वो कहेंगे अरे बाप मर गए रे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ठीक निकल लेंगे इससे। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो ये वक्त बताएगा। बट किंजल ने चुना कि मुझे टूटना नहीं है, मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है। धीरे धीरे जिंदगी चल रही थी। माँ हॉस्पिटलाइज हो गई, माँ हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स का कॉल जाता है किंजल के पास और बोला जाता है कि तुम्हारी माँ आखिरी सांस गिन रही है, आके मिल लो। और उसके 2 दिन बाद फाइनल एग्जाम होने वाले। क्या करें? एग्जाम छोड़ दे, माँ की मोहब्बत भी है और एक अकेली माँ ही है उसकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं। किंजल डिसाइड करती है कि माँ से मिलने तो जाना ही है। माँ से मिलने जाती है, हॉस्पिटल में जब एंटर करती है तो डॉक्टर पहले ही इसको बता देता है कि देखो तुम्हारी माँ जो बेड पे पड़ी हुई है, तुम्हें लग रहा होगा कि ये माँ जिंदा है, लेकिन तुम्हारी माँ जिंदा नहीं। तुम्हारी माँ मर चुकी है, बट वो दर्द सह रही है। जिस पीड़ा को वो सह रही है इसको तुम सहन नहीं कर सकते। जिस पीड़ा को वो सह रही है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी माँ मर जाए तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, इसके लिए सबसे अच्छी चीज है, जब तक जिंदा रहेगी बहुत ही कष्ट भोगेगी तुम्हारी माँ। तुम एक काम करो कि तुम्हारी माँ की आंखों में मैंने देखा है कुछ उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं। तुम्हारी माँ की आंखों में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे ख्वाब हैं जो पूरे नहीं हुए। अगर तुम माँ को ये आश्वासन दे दो कि माँ तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर रही हूँ, तो शायद तुम्हारी माँ इस दुनिया से बड़े अच्छे से बड़े प्रेम से जा सकती है। उसे जाना जरूरी है क्योंकि जो कष्ट वो सह रही है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बेटी पे क्या गुजरता होता है, जरा सोचो ना। इस सीन को अज्यूम करो ना, हॉस्पिटल में बेड पे माँ पड़ी हुई है, हॉस्पिटल में बेटी आती है, डॉक्टर बताता है कि तुम्हें अपनी माँ को बस कुछ ऐसे शब्द कह देने हैं कि माँ आराम से इस दुनिया से विदा ले सके, इस दुनिया से रुखसत हो सके। कितना तकलीफ हो रहा होगा उस बेटी को, लेकिन उस दर्द को शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उस शब्द को सिचुएशन को होकर के भी फील किया जा सकता। बेटी जाती है हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास और माँ के हाथ पकड़ती है। तब तक इनकी छोटी बहन भी, एक और बेटी होती है किडनी सिंह जी की, प्रांजल, वो भी आती है हॉस्पिटल में और दोनों जाती है और माँ के हाथ अपने हाथ में रखती है और माँ को समझाती है मम्मा टेंशन ना लो, तुम काहे परेशान है, हम है ना, प्रांजल है ना, हम दोनों बेटियां अपने पापा की बदला लेंगे, अपने पापा के मौत का बदला लेंगे। तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम परेशान मत हो। हम दोनों बहनें अपने बाप का बदला लेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो, तुम रेस्ट करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही आश्वासन देती है, माँ के मुंह से शब्द नहीं निकलते, माँ के आंखों से बस कुछ बूंदे आंसू बाहर आते हैं।
और माँ की आंखें बंद हो जाती है और माँ इस दुनिया से चली जाती है। Can you feel the pain? Can you feel the pain? Can you really imagine that situation? कि एक बेटी माँ के हाथों में हाथ डाल के आश्वासन दे रही है कि बाप के मौत का बदला हम लेंगे। बस सिर्फ इतना कहना, हम दोनों बहनें IAS बनेंगे, तुम परेशान ना हो माँ, तू आराम कर। सिर्फ इतना कहना, माँ आंखें बंद करती है और ऐसी आंख बंद होती है कि वो शायद कभी वो खुली नहीं, माँ दुनिया से गुजर जाती है। अब इन दोनों बहनों के पास कोई नहीं, ना पापा है ना मम्मी। अरे भाई, एक बार पापा गलती से किसी महीना पैसा देने में लेट कर देते, हम कॉल लगा करके 2-4 बार सुना देते हैं। जब आपको पढ़ाने की औकात नहीं तो क्यों भेजे थे पढ़ना? जब आपको हिम्मत नहीं थी कि बेटा को पढ़ा सके, बेटा को बड़ा बना सके, तो क्यों भेजे थे पढ़ना? पापा से मुंह लगा लेते। एक नए कपड़े खरीदते थे, मुझे पापा से पैसे मांगा, पापा ने नहीं दिया। आपने सुना दिया पापा को बड़ी बड़ी बातें, आपने कह दिया जब औकात नहीं तो पैदा क्यों किया? ऐसा कई बार मैंने सुना है अपने लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस सिचुएशन को फील कीजिए कि एक बच्चे जिसके पिताजी तो कब के गुजर चुके थे, अब उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। और बच्चियों के लिए कितना टफ सिचुएशन होता है। लड़कों के लिए तो ठीक ठाक है, लड़कियों के लिए कितना सब टफ सिचुएशन होता है। ये दुनिया, ये सराउंडिंग, ये जो माहौल है, बच्चियों को चैन से जीने नहीं देती। जिसके माँ बाप है उसको तो परेशान करके रखते हैं, जिसके माँ बाप ना हो वो क्या करे। लौट के जाती है बहनें दिल्ली अपनी। इस बार जब अब माँ भी गुजर गई तो अपनी छोटी बहन को भी लेके चली जाती है दिल्ली, और दिल्ली जाती है और वहां जाकर के एग्जाम देती है, अपने मन को मजबूती प्रदान करती है। और उस वक्त इनके मन में बस इतनी आग लगी होती है कि चाहे जो कुछ भी हो, अपने पापा का खून का बदला तो लेंगे, चाहे जो कुछ भी हो, मुझे IAS तो बनना है, लेकिन सिर्फ IAS नहीं बनना है, अपने जीवन में कंसिस्टेंटली टॉप करना है। और एग्जाम जाके देती है लेडी श्री राम कॉलेज में, और ग्रेजुएशन का वो एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, और आपको जान के हैरानी होगी कि उस एग्जाम में टॉप कर। हम परिस्थितियों का रोना रोते हैं मेरे भाई, हम मुश्किलों का रोना रोते हैं। हमें लगता है कि मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, मेरा फोन हैंग करता है, मेरे बाबूजी को नया फोन दिला दो, मेरा फोन हैंग करता है, पापा नया फोन नहीं दिलाएंगे तो हम ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? पापा मेरे कपड़े फट गए, नए कपड़े दिला दो, पापा मेरे जूते फट गए, नए जूते दिला दो, पापा मुझे किताब खरीदना है, भले उस किताब के पैसे का किसी का रिचार्ज करवा दे, बट पापा मुझे पैसे तो चाहिए। और गलती से कभी लेट हो गया तो पापा को तो सुनाएंगे ही और मम्मी को भी सुना देंगे। माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया में अगर खुशी चाहिए ना तो एक चीज, एक मंत्र, गांठ बांध लेना, रिश्तों में ही खुशियां मिलेगी। रिश्तों से बाहर जैसे ही निकलने की कोशिश करोगे ना, कुछ वक्त के लिए तुम्हें लगेगा हम आजाद हो गए, कुछ वक्त के लिए तुम्हें लगेगा अरे यार अब तो पूरी दुनिया मेरी है, लेकिन सच मानना जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जब सच में तुम टूटोगे तो तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारे परिवार के सिवा कोई और नहीं। कहानी यही नहीं रुकती है, कहानी आगे बढ़ती है, वो टॉप कर जाती है। किंजल टॉप करना सिर्फ नहीं होता, उसका सपना था कि पिताजी का जो खून हुआ है उसका बदला लिया जाए। यूपीएससी की तैयारी शुरू करती है, जिस लॉज में रह रही होती है, मकान मालिक को सबको बता के रहती है हाँ मेरे पापा यहाँ रहते हैं, मम्मी यहाँ रहते हैं, किसी को नहीं बताती कि मेरे माँ बाप नहीं, किसी को नहीं बताती कि मेरे माँ बाप नहीं है। क्योंकि अगर वो बता देती कि मेरे माँ बाप नहीं है तो शायद आपको भी मालूम है कि गलत तरीके से उसका एडवांटेज लेने वाले बहुत लोग सामने आ जाते हैं। किसी को नहीं बताती मेरे माँ बाप नहीं है, पढ़ते रहती है, मेहनत करती है, और मेहनत करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि वो यूपीएससी की एग्जाम देती है। और सिर्फ वो नहीं, उसकी छोटी बहन भी यूपीएससी का एग्जाम देती है, और वो साल होता है 2007, और यूपीएससी के एग्जाम में बड़ी बहन मतलब किंचल का जो रैंक होता है वो 25वां रैंक होता है, और छोटी बहन का 252वां रैंक होता है। दोनों बहन ये मजाक नहीं है मेरे भाई। ऐसी जिंदगी जीने के बाद भी अगर कोई इतनी बड़ी सफलता हासिल करे, जब मैंने बोला आप बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इधर मजाक कर दिए मेरे भाई। कुछ भी मुश्किल नहीं है। एट द सेम टाइम आई डिसाइडेड टू नैरेट दिस स्टोरी, क्योंकि ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कहानी मुझे सच में जिंदगी जीने का सही मर्म सिखाती है। ये कहानी मुझे सिखाती है कि
भी परेशानियां क्यों ना हो। ये कहानी मुझे सिखाती है जिंदगी में चाहे कितने भी टूट क्यों ना जाओ, ये कहानी मुझे सिखाती है जिंदगी चाहे तुम्हें धुतकार दे, तुम्हें लात मार के एकदम धरातल से फिर नीचे फेंक दे, फिर भी तुम्हें बाउंस बैक करना है, फिर भी जिंदगी में तुम्हें बहुत बड़ा करना है। ये कहानी मुझे सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, डटे रहना है, जीत एक दिन तुम्हारी होगी। जिस तरीके से किंजल और प्रांजल ने इतिहास रचा, मुझे पता है यहाँ पे बैठे सारे बच्चे इतिहास रच सकते हैं, बट कहानी यही नहीं रुकती, कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि कहानी शुरुआत में हुई थी कि पिता के खून का बदला लेना। यूपीएससी टॉप करने से कहानी नहीं शुरू हुई, कहानी शुरू हुई थी कि पिताजी के खून का बदला लेंगे और 2012 या 13, आई एम नॉट श्योर ऑफ द ईयर एक्चुअली, वो साल आता है जब इनके पिताजी के खिलाफ जितने भी लोग थे जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, वो सारे लोगों को कोर्ट रूम में हाजिर किया जाता है और सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कहानी यही नहीं रुकती है। आज अगर किंजल और प्रांजल दोनों बहनों को देखोगे ना, कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से इस देश को बना रही है, इस देश का निर्माण कर रही है, अगर उनके कामों को देखोगे तो पता चलेगा। जिंदगी में जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक जिंदगी में आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। आपको अपने गोल से इमोशनली अटैच होना। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए, मुझे पता है कि आप चाहते हैं जिंदगी में बड़ा करना, मुझे पता है कि आप चाहते हैं जिंदगी बदलना, मुझे पता है आप चाहते हैं कुछ शानदार हासिल करना, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसके लिए आप तैयार नहीं है। सर आईएएस बनाना है, बना दीजिए ना सर, बना दीजिए सर प्लीज, आपका एहसान मानेंगे सर, प्लीज सर बना दीजिए। एसएससी सर बस बस बस, आगे सर कितना पैसा चाहिए सर, 5000 एडमिशन ले लीजिए सर, बस हमको बना दीजिए सर एकदम। अरे सर बैंक में जाना तो सपना था सर, प्लीज सर पैसा, एयरफोर्स नेवी में जाना सपना था सर मेरा, पैसा ले लीजिए, बनवा दीजिए। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, तब तक वो चीजें नहीं आएगी आपके पास, जब तक वो शिद्दत, वो जुनून, वो पागलपन नहीं आएगा। आप इधर कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे, इधर थोड़ा सा फेसबुक चला लेते हैं, इधर कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इधर 10 रुपए में 5 को मूवी देख लेते हैं, इधर कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इधर थोड़ा सा गर्लफ्रेंड घुमा लेते हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। This is not how your life changes. This is not how you changes. This is not how your life becomes obviously. मैंने देखा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने देखा इस पटना की गलियों में, मैंने देखा इस पटना के लॉजेस में क्या हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, प्लीज प्लीज, जो मैंने देखा बच्चों को करते हुए, जो मैंने देखा लोगों को करते हुए, मैं उन एक्सपीरियंसेस को आपको शेयर कर रहा हूं। अगर समझ में आ गया तो आज से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, अगर नहीं समझ में आया तो वही चलते रहेगा। क्या चल रहा है तुम्हारे लॉज में, क्या चल रहा है वो आपको पता है। अब ठंड का सीजन आ गया, तरह तरह के प्राणी आपको देखने को मिलेंगे बालकनी में। अब ठीक है, रात में बालकनी में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे तो लात मार के भगा दिया, बेटा जा बाहर बतियाना है। अब उधर बालकनी में लगा हुआ है एकदम कंबल ओढ़ करके, अब पूरा यहाँ ईयरफोन लगा। This is how people are deteriorating themselves. This is how आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और पता है ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोग ही होते हैं ना कि मत पूछिए, अभी देखिएगा लगेगा साला इस जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी इसी को मिल गया, मजे में इतना खुश रहेगा। अब थोड़ी देर बाद दोबारा कमरे से निकल के जाइए तो देखिए भाई हो रहा है। मतलब समस्या क्या है? अगर उस स्थिति में उसका बाप देख ले, उसको तो माँ देख ले, उसको तो माँ उधर पे हो सकेगी। ये कोई मजाक नहीं है, आपने देखा होगा अपने आसपास। अगर इन सारी चीजों में फंसे हो तो निकलो वहां से, निकलो वहां से। आप क्या ऐसी चीज कर रहे हो भाई? आप क्या ऐसी चीज कर रहे हो जो दूसरे नहीं कर रहे? आप क्या ऐसी चीज कर रहे हो जो सफलता तुमको चाहिए? आप क्या ऐसी चीज कर रहे हो जो एसएससी की नौकरी तुमको चाहिए? आप क्या ऐसी चीज कर रहे हो कि आप एयरफोर्स में जाओगे? आप क्या ऐसी चीज कर रहे हो जो नेवी में आप टॉप रैंक कर बनोगे? आप क्या ऐसी चीज कर रहे हो कि यूपीएससी निकालोगे? अरे भाई जो तुम कर रहे हो वही तो सब कर रहा है, जो तुम कर रहे हो वही तो सब कर रहे हैं। क्या अलग कर रहे हो, क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो?
घंटे पढ़ने चाहिए थे। लोग 8 घंटे पढ़ रहे थे, तुम्हें 12 घंटे पढ़ने चाहिए थे। लोग 8 घंटे पढ़ रहे थे, तुम्हें 14 घंटे पढ़ने चाहिए थे। लोग पागलपन की हद क्रॉस कर रहे हैं एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। आपको लगता होगा कि आपका कंपटीशन ये पटना का यार है, आपका कंपटीशन ये पटना का दोस्त है। माय गॉड, ये साले नाली के कीड़े हैं, कुछ नहीं होगा इससे। ये तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन वो लोग हैं जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर चुका, क्योंकि इस बार भी वो एग्जाम में बैठेगा। क्यों बैठेगा? ताकि उसकी रैंकिंग अच्छी हो। इस बार भी वो एग्जाम में बैठेगा ताकि वो अच्छे रैंक से एग्जाम क्वालिफाई करे, उसको अच्छे पोस्ट मिले। तुम कैसे सराउंडिंग में हो मेरे भाई? तुम्हारे आसपास कैसे? अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, आप अपना दोस्त का मजाक उड़ाओगे। सर दोस्त है तो जिंदगी है, दोस्त है तो सब कुछ है, उसके बिना जिंदगी कुछ नहीं है। सर आप मेरे दोस्त का मजाक उड़ा रहे, कैसे मजाक उड़ा सकते हैं? और वैसे अभी मेरा दोस्त जैसा भी है, मैं जैसा चाहता हूँ ना सर वैसा बना रहता हूँ। मेरे ऊपर किसी चीज का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे दोस्त क्या है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे दोस्त कर क्या रहे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे दोस्त कैसे है। मेरे दोस्त 5 रुपए में 10 मूवी देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हम तो रूम में जब के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिसका रूम पार्टनर 10 रुपए में 5 मूवी करा के आता है या अमेज़न प्राइम पे मूवी देखना शुरू करता है, तो आप कहते हो बेटा अरे बंद करो, हमको पढ़ने दो। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए? कितने ऐसे लोग? कोई नहीं आएगा उधर से आएगा। तुम 10 रुपया में 5 मूवी लाए हो, ठग लिया ठग लिया तुमको। हम 10 रुपया में 10 मूवी लेके आए हैं नालायक को। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अब यहाँ से वो मोमेंट शुरू होता है जहाँ से मैं सच में चाहता हूँ आपको वो चीज देना जो सच में आपके जिंदगी में बहुत हेल्प करने वाला है, जो सच में आपके जिंदगी में आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला है। अभी थोड़ी सी बातें मैं अपनी कर लूं कि मैं कौन हूँ, वो मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। मैं थोड़ी सी बात बता दूं। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, स्टार्टअप कोच, प्रोडक्टिविटी कोच। अभी कल परसों 27 तारीख, कब है परसों? 27 तारीख। पटना यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? यस सर। पटना यूनिवर्सिटी में लोगों का अपना एडमिशन लेना भी सपना होता है। कितने ऐसे लोग हैं पटना यूनिवर्सिटी के हैं? अरे क्या बात है, ताली बजाएंगे। अच्छा, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के कितने लोग हो? पॉलिटिकल वाले अच्छा है यहाँ पे। पटना यूनिवर्सिटी, शेफाली मैम को जानते हो? जानते ही हो। तो 27 तारीख को हमारी मुलाकात पटना यूनिवर्सिटी में हो रही है, क्योंकि मैं पटना यूनिवर्सिटी में टॉप डिलीवर करने जा रहा हूँ। इस पटना में जब मैं आया था तो मेरा सपना था, इस पटना में जब मैं आया था तो मेरा सपना था कि मैं IIT करूँ। 2010 वो साल था, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मेरी जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चला, मेरी पढ़ाई छूट गई। और उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद फिर मन किया कि अब पढ़े, तो पढ़ने में मन नहीं लगने लगा। लेकिन लगा कि कहीं से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ख्वाब था कि पटना यूनिवर्सिटी से जाकर के एटलीस्ट ग्रेजुएशन होता है, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन तो होता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सारे जुगत लगा लिए, एडमिशन नहीं हुआ हमारा, नहीं हुआ एडमिशन। जिंदगी बदलती है साहब। अभी परसों मिलना जो पटना यूनिवर्सिटी वाले लोग हो, ये पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में हमारा होने वाला इवेंट, वो कंप्लीटली करियर काउंसलिंग है। दैट इज गोना बी अमेजिंग थिंग एक्चुअली। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इसी पटना यूनिवर्सिटी में जिसमें मुझे एडमिशन चाहिए था मुझे नहीं मिला, कितना प्राउड मोमेंट होगा कि इस पटना यूनिवर्सिटी में मैं 27 तारीख को जाऊंगा एज ए करियर कोच। ये तो सिर्फ एक मात्र एग्जाम्पल थे, ऐसे एग्जाम्पल्स मेरी जिंदगी में बहुत है। 2018 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं महिला बाल विकास संगठन ने मुझे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न के सम्मान से नवाजा। 2019 में गाली आइकन के सम्मान से नवाजा। मतलब ये अचीवमेंट्स अब लगती है इतनी सारी अचीवमेंट्स हो गई, अब लगता है ठीक है यार मिल रहा है, ठीक है यार मिल रहा है। लेकिन एक वक्त उस लड़के के बारे में सोचिए जो बिल्कुल आप ही के जैसा था, जो मोइनुल हक स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगाता था इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं कोई भिटा जाए रास्ते में, जो एक रास्ता दिखा दे जिंदगी में कुछ करने का, जो एक रास्ता दिखा दे कि बेटा तुम जिंदगी में ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, क्योंकि तब तक होपलेस हो चुके। मेरी जिंदगी बिल्कुल समझिए कि समाप्ति हो चुकी थी उस इंसिडेंट के बाद। वो इंसिडेंट शायद यहाँ पे शेयर करना मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं होगा, कभी और शेयर कर लूंगा। बट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने मुझे कंप्लीटली तोड़ दिया, बिल्कुल मेंटली हैरेस कर दिया था। जब खाने बैठते थे तो खाने को लात मार देते थे, फोन फेंक देते थे, पढ़ना लिखना तो दूर की बात हो गई थी। वहां से अगर एक लड़का अपने
जिंदगी को बदल के इस लेवल पे लेके आता है तो अपने आप में एक बड़ी चीज होगी। एक छोटी सी अचीवमेंट बताऊंगा। रिसेंटली हमारी टीम ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम मैगटेप है। कोई है यहाँ पे जो यूज करता है मैगटेप? MAGTAPP। इज देयर एनीवन? एक लड़का जिसको लोग सुनना तो दूर, मतलब उसको अपने इवेंट्स तक में एंट्री नहीं देते थे, आज उस एप्लीकेशन से टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स अगर आपको बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा जानकर। तो तालियां जरूर बजाइएगा उस चीज के लिए। उस एप्लीकेशन को 35 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। 35 lakhs, not a small number. It's not a small number यार। 35 लाख लोग उसे यूज करते हैं। 35 लाख लोग छोटे मोटे लोग होते हैं। 35 लाख लोग छोटा मोटा नंबर होता है। मैं बता रहा हूँ उस एप्लीकेशन को आज वो एक प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन है। जिस तरीके से गूगल वर्क करता है, जिस तरीके से हमारा ये वेब ब्राउजर है, साथ ही साथ वर्जेश सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपको असाइनमेंट मटेरियल देते हैं। हम तो चाहेंगे कि सर अपना असाइनमेंट करवा दीजिए इस ऐप में। उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, कहीं पे आप फंसते हो तो किसी वर्ड में प्रॉब्लम होती है, जस्ट टैप करना है, उसका पिक्चर मीनिंग आ जाता है। मतलब बहुत कुछ है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। यू वुड लव दैट एप्लीकेशन। जब उसको डाउनलोड करोगे तो आप खुद ही जान जाओगे कि मैं क्यों इतना तारीफ करूं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टार्टअप के बारे में मुझे एस तक नहीं पता था, मैं आज स्टार्टअप कोच बन गया। प्रोडक्टिविटी के बारे में मुझे भी नहीं पता, आज प्रोडक्टिविटी पे ट्रेनिंग देता हूँ। मेरी प्रोडक्टिविटी की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप कुछ भी कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, उतनी मेहनत में ही आप जो रिजल्ट पा रहे हो उसका दुगना रिजल्ट आने लग जाए। अभी थोड़ी देर में उसकी भी झलक आपको मिलने वाली है। You are just gonna witness that too. I'm not here just to motivate you. मैं आपको क्या कर लूंगा यार? क्या करूँ? मोटिवेशन की कमी है धरती में क्या? कौन मोटिवेट कर लेगा? मैं मोटिवेट कर लूंगा तुम्हें, या कोई कहानियां मोटिवेट कर लेगी तुम्हें? मैं छोटी सी बात तुम्हें कहता हूँ, अगर मैं अभी तुम्हें कहूँ, ए भाई इधर आओ, जल्दी आओ, दौड़ एक ताली बजाओ इसके लिए, जल्दी ताली बजाओ।